Chapters 369 Understanding of the Demonic Path, 370 The Glory of Tai Clan, 371 Just Let Him Fly a Bit Higher, 372 Land Spirit, Afterlife of the Gu Immortal Chapter Start, Chapter 369 Demonic Path की समझ। तो ऐसी भी कोई स्कीम थी थ्री किंग्स इनहेरिटेंस से पीछे हटने की। अगर मुझे वो टोकन मिल जाता तो मैं आराम से घूम सकता था और इतनी जल्दी पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ती, बाओ टोंग ने अफसोस जताते हुए कहा। ली कियांग ने पहल करते हुए अपना वाइन कप उठाया और फैंग युआन को टोस्ट किया। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आपके शब्दों की कीमत तो हजारों सोने के सिक्कों के बराबर है। मैं ये जाम सेंचुरी बॉय स्ट्रेंथ पाथ के कलंक को मारने के लिए आपके नाम करता हूं। इंसान के जाते ही चाय ठंडी पड़ जाती है। ली कियांग अभी कुछ देर पहले सेंचुरी बॉय से कितनी घुल मिल कर बातें कर रहा था, लेकिन अब जब सामने फैंग युआन था, उसने तुरंत अपने बोल बदल दिए और सेंचुरी बॉय को एक कलंक कहने लगा। हा, ज्यादा माखन मत लगाओ, फैंग युआन ने लेकिन अपना वाइन कप नहीं उठाया, बल्कि सेंचुरी बॉय के गॉड चिल्ड्रन की तरफ देखकर बेचैनी से हाथ हिलाया। आज मैंने बुराई की जड़ को ही उखाड़ फेंका है और मेरा मूड भी अच्छा है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक रास्ता दे रहा हूं। अगर यहां नहीं रुकना तो दफा हो जाओ। निकलो यहां से, मेरी नजरों के सामने से हटो। सेंचुरी बॉय के मरते ही ये सारे गॉडसन और गॉडडॉटर पहले से ही बेचैन और डरे हुए और फैंग युआन की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुम लोग यहां रुककर मुझे मारने की कोशिश करना चाहते हो? फैंग युआन ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए पूछा। तुरंत वहां हंगामा मच गया। बहुत से लोग अजीब तरह से वहां से निकल गए और गुफा पाल भर में आधी खाली हो गई। लेकिन सेंचुरी बॉय के गॉड चिल्ड्रन में से कुछ अभी भी वहां रुके हुए थे। लॉर्ड फैंग झेंग, आप मेरे बेनिफैक्टर हैं। एक गॉडसन अचानक घुटनों पर गिर गया और आंसुओं और नाक बहते हुए चिल्लाया। मैं इस हरामी सेंचुरी बॉय की वजह से मजबूर था कि उसी अपना बाप मानूं। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आपका दबदबा दुनिया को हिलाता है और आपकी औरा जमीन पर हावी है। आपने मुझे बचाया है, आप मेरे सबसे बड़े बचाने वाले हैं। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आपकी ताकत ने मेरे दिल को पूरी तरह से जीत लिया है। प्लीज मुझे यहां रहकर आपकी सेवा करने दीजिए, एक खूबसूरत गॉडडॉटर ने लुभाते हुए इल्तिजा की। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आपने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। मैं आपका ये बड़ा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, प्लीज मुझे आपको गॉडफादर कहने दीजिए। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी जमीन पर घुटनों के बाल बैठकर जोश से चिल्लाया। थंप थंप थंप। तुरंत फैंग युआन के सामने घुटनों पर बैठे लोगों का एक सीन बन गया। सेंचुरी बॉय इस ग्रुप के हेड के मरते ही उसकी फोर्स तुरंत बिखर गई। बहुत से लोग भाग गए जबकि एक हिस्से ने एक अलग रास्ता ढूंढा और फैंग युआन पर निर्भर होना चाहा। हा, फैंग युआन जोर से हंसा। तुम्हारी बातें कानों को सच में बहुत अच्छी लगती हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड चिल्ड्रन के ग्रुप ने तुरंत एक खुशी भरा एक्सप्रेशन दिखाया। लेकिन फैंग युआन की हंसी अचानक रुक गई और वो गंभीर हो गया। वो चिल्लाया, चापलूसों का झुंड। कत्ल तो कत्ल है, जुर्म तो जुर्म है। ये एहसान वहसान की बातें क्यों कर रहे हो? मैं इस तरह की दोगली तारीफों से नफरत करता हूं। मुझे लोगों को मारना पसंद है, मुझे जुर्म करना पसंद है। सुनो, ये कितना डायरेक्ट है, कितना पूरे हैं। दफा हो जाओ सारे। अगर बदला लेना है तो अपनी ताकत बढ़ाओ, मैं तुम्हारे चैलेंज का इंतजार करूंगा। सारे गॉड चिल्ड्रन शॉक्ड, डरे हुए और हक्के बैकी रह गए। फैंग युआन ने घुराया और एक सोच के साथ ही एक बीस्ट फैंटम आगे बढ़ा और एक आदमी को वहीं ढेर कर दिया। बाकी सब जैसे नींद से जागे। चीखों की आवाजें सुनाई दी जब वो लोग बुरी हालत में गुफा से भागने लगे। कुछ ने तो डर के मारे अपने कपड़ों में ही पेशाब कर दिया। बाकी बचे हुए गू मास्टर्स के चेहरे पर भी अजीब से भाव थे। फैंग युआन बहुत हाई अनप्रिडिक्टेबल था और आसानी से लोगों को मार देता था, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोगों पर बहुत प्रेशर महसूस हो रहा था। भले हाई सेंचुरी बॉय नफरत के लायक था, फैंग युआन के कंपैरिजन में वो कई गुना ज्यादा प्यारा था। सिर्फ बाइनिंग बिंग का चेहरा पानी की तरह शांत था। वो फैंग युआन के लेफ्ट में बैठी थी और उसकी नीली इरी आधी बैंड थी। ली कियांग अपना वाइन कप उठाए खड़ा था और अभी तक उसी नीचे नहीं रखा था। इस वक्त वो अपनी शर्म भूल गया और जबरदस्ती मुस्कुराया। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, जब घास काटते हैं तो जड़ से उखाड़ना जरूरी है। आपने इन लोगों को जाने दिया, क्या पता कल को ये कुछ बड़ा कर गए तो? सेफ्टी के लिए अन सबको मार देना ही बेहतर है। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, कोई बात नहीं, अगर आपको इन लोगों के चेहरे याद नहीं हैं, मैंने उनके चेहरे याद कर लिए हैं। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन के शुक्रिया के तौर पर मैं उन्हें आपकी जगह मार दूंगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। फैंग युआन अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया और बेपरवाही से मुस्कुराया।
इन लोगों को जाने देने के पीछे उसके अपने कारण थे, लेकिन उन्हें जोर से बोला नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद फैंग युआन ने कहा, जब से मैंने डिमोनिक पथ पर चलना शुरू किया है, मुझे कभी किसी से पंगा लेने से डर नहीं लगा। जब तक मैं और स्ट्रांग होता रहूंगा, बदला क्या चीज है? अगर 10 लोग बदला लेना चाहते हैं तो मैं 10 को मारूंगा। अगर 100 लोग बदला लेना चाहते हैं तो मैं 100 को मारूंगा। अगर पूरी दुनिया बदला लेना चाहेगी तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। अगर कोई मुझसे बदला लेने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब होगा कि मैं काफी स्ट्रांग नहीं था, कि मैंने काफी मेहनत नहीं की और अपने कल्टीवेशन को हल्के में लिया। टैब में मरना हाई डिजर्व करता हूं। ये कहते वक्त फैंग युआन की आंख में एक डरावनी रोशनी चमकी, और जब उसने अपनी नजर घुमाई तो वो एक ऐसे शैतानी दरिंदे जैसा लग रहा था जिसकी आंख में एक डालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लिटिल बीस्ट किंग दूसरों के लिए बेरहम है, पर खुद के लिए उससे भी ज्यादा बेरहम है। इस फैंग जेंग का डेमोनिक नेचर बहुत स्ट्रांग है। ना बदले का डर, ना मौत का खौफ, अपनी जिंदगी और मौत को भी उसने अपनी सोच से परे रख दिया है। फैंग जेंग पागल है, उसका दिमाग नॉर्मल नहीं है। उससे दुश्मनी मोल लेना एक बुरा सपना होगा। फैंग युआन की बातें सुनने वाले हर शख्स का दिल ठंडा पड़ गया। फैंग युआन सबको डराने में सफल रहा और इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, और मुस्कुराया, चलो पीते हैं। सबने कांपते हाथों से अपने वाइन कप उठाए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एक आदमखोर शेर के साथ बैठे हैं और खतरे में हैं। पहले जो अच्छी शराब लग रही थी, अब बेस्वाद हो गई थी। लेकिन उसके ठीक बाद फैंग युआन ने फिर से थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के बारे में बात की और कई राज खोले। सब उसमें डूब गए। राज सुनते हुए उनकी सांसें एक्साइटमेंट में तेज होने लगी। सिर्फ ली जियान चिंतित और हैरान था, यह लिटिल बीस्ट किंग आखिर कर क्या रहा है? वो इतनी कीमती इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? वो चाहता क्या है? ये दावत 2 घंटे से ज्यादा चली। फैंग युआन ने सेंचुरी बॉय को मार दिया और उसकी गुफा पर कब्जा कर लिया, यहां तक कि दावत का भी चार्ज ले लिया। जबकि दूसरे लोग और राज जानना चाहते थे, उन्हें लगा कि उनका आना बेकार नहीं गया। जब वो गुफा से बाहर निकले, उनका वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था और वो गुफा के दरवाजे से और खबरें सुनना चाहते थे। जहां तक दावत के असली होस्ट सेंचुरी बॉय की बात थी, उसकी कटी फटी लाश अभी भी जमीन पर पड़ी थी और उसका खून जमीन में सूख चुका था। मौत जैसी सफेद हड्डियां चांदनी रात में ठंडी चमक दे रही थी। सब लोग बातें करते और हेस्ट हुए लाश के पास से गुजरे। किसी ने भी इस हारे हुए शख्स पर एक नजर नहीं डाली। डेमोनिक पाथ में हारने वाले का यही अंजाम होता है। हारने वाले हमेशा गलत होते हैं। सभी डेमोनिक गू मास्टर्स को कम या ज्यादा इस बात की समझ थी। डोट डोट डोट। हल्की बारिश आसमान से गिर रही थी और टिप टिप की आवाज कर रही थी। आसमान उदास था और ठंडी हवा चल रही थी। हल्की बारिश एक नौजवान लड़की के बालों, कंधों, पीठ और आखिर में उसके पूरे जिस्म पर गिरी। यंग मास्टर रुओनन, मरने वाले वापस नहीं आते, मेरी सांत्वना आपके साथ है। टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स के हेड ने लड़की के पीछे खड़े होकर चिंता भरी आवाज में समझाया। पर लड़की कुछ न बोली। उसकी एगी जो पहले सितारों की तरह चमकती थी, उनकी रोशनी खो चुकी थी और वो खोखली लग रही थी। उनमें अब वो पहले जैसी हिम्मत और तेजी नहीं थी। टाई रुओनन बस सामने लगे कब्र के पत्थरों को देखती रही। ये कब्र के पत्थर पहाड़ के पत्थरों से काटे गए थे और उनके नीचे सोने वालों के नाम अन पर खोदे गए थे। टाई म्यू, टाई डाओकू, टाई जियानहुआ, टाई आउकाई, टाई बाजू। इनमें से हर एक नाम टाई रुओनन के दिल की गहराइयों में सबसे उज्जवल और गहरी यादों से जुदा हुआ था। लेकिन जो साथी उसके साथ चले और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, वो अब जमीन के अंदर ठंडे लाश बन चुके थे। बिल्कुल टाई रुओनन के दिल की तरह, उनमें कभी गर्मी का एहसास नहीं होगा। ये मेरी गलती है जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं एक लीडर का फर्ज नहीं निभा पाई। तुम सब मर गए, लेकिन मैं अकेली जिंदा हूं। मैं एक कायर हूं। ये सब एक बुरा सपना है बाबा, मैंने आपके नाम पर दाग लगा दिया। टाई रुओनन गहरी एटीएम ग्लानि में डूब गई। इसके अलावा अफसोस और हैरानी भी थी। इस प्रतिभाशाली लड़की ने अपने पिता की मौत के बाद ऊपर उठने के लिए कड़ी मेहनत की थी, और वो राइचस पाथ के एक धीरे धीरे उगते हुए सितारे की तरह थी जिसे अनेकों लोगों का आशीर्वाद और ध्यान मिला था। लेकिन कई महीने पहले की लड़ाई में फैंग युआन ने खुद इस सितारे को खाई में गिरा दिया। वो एक टूटते हुए तारे की तरह एक उदास कोने में जा गिरी और दरारों से भर गई। साई, टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स के हेड, टाई शैनजी ने बारिश में भीगती यूएस पतली और कमजोर लड़की को देखकर एक लंबी सांस ली। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके पीछे से एक बूढ़ी आवाज अचानक आई, कई महीने हो गए, ये बच्ची रुओनन अभी भी ऐसी ही है। टाई शैनजी CHAU का गया और डर गया।
कौन था? वो इतना पास आ गए पर उससे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। उसी पाल उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और वो तेजी से पीछे मुड़ा और अनजाने में ही हमला करने की कोशिश की। लेकिन एक झुर्रियों भरे हाथ ने उसके कंधे को नरमई से छुआ और उसी वक्त एक आवाज आई, शान जी, शांत हो जाओ। टाई शान जी ने तुरंत महसूस किया कि उसका पूरा जिस्म सख्त हो गया है। उसके अपचर में उबलता हुआ प्राइमेवल सी एक जबरदस्त और अनजान शक्ति से दबा दिया गया था। ऐसा लगा जैसे एक ऊंचा पहाड़ अचानक उस पर गिरा दिया गया हो। टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स का महान हेड, रैंक 4 अपर स्टेज टाई शान जी, इस वक्त 1 इंच भी हिल नहीं सका। उसका पूरा जिस्म ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे कोई कीड़ा अंबर में फंस गया हो। लेकिन जब उसने उस शख्स का चेहरा देखा, टाई शान जी का डर और निराशा तुरंत खुशी में बदल गई। आह, ओल्ड क्लैन लीडर, टाई शान जी के मुंह से निकला। उसके सामने खड़ा झुर्रियों भरा बूढ़ा आदमी टाई क्लैन की पिछली पीढ़ी का क्लैन लीडर था, टाई म्यूबाई। मैं पहले हाई क्लैन लीडर के पैड से हट चुका हूं। ए फ्लैट में एल्डर भी नहीं हूं, शान जी, तुम मुझे बस म्यूबाई बुला सकते हो। बूढ़े आदमी ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। नामुमकिन, जूनियर आपका महान नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? टाई शान जी ने अपनी पीठ गहरी झुकाई और बूढ़े आदमी को इज्जत से प्रणाम किया। अपने सामने खड़े इस बूढ़े आदमी के लिए टाई शान जी के मन में श्रद्धा और प्रशंसा भरी हुई थी। नाम तो सिर्फ एक नाम है, टाई म्यूबाई नाम इस्तेमाल करने के लिए ही रखा गया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बूढ़े आदमी ने शांति से कहा। उसकी इल्म में जिंदगी के उतार चढ़ाव दिख रहे थे और वो शोहरत और दौलत से ऊपर उठ चुका था। टाई शान जी कुछ कहना चाहता था लेकिन बूढ़े आदमी ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और धीरे धीरे टाई रुओनन की तरफ बढ़ा। वो कब्र के पत्थरों के सामने खड़ा हो गया, उसकी पीठ टाई रुओनन की तरफ थी। उसने फिर हल्के से पत्थर को सहलाया और सांस ली। टाई क्लैन के लोग वहीं दफनाए जाते हैं जहां वो मरते हैं। ये टाई क्लैन का नियम है जब से ये बना है। जानती हो क्यों? टाई रुओनन अभी भी जमीन पर घुटनों के बाल बैठी थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। बूढ़ा आदमी बोलता रहा, क्योंकि टाई क्लैन के लोगों के लिए जंग के मैदान में मरना सबसे बड़ा सम्मान है। टाई बारजू, टाई म्यू, टाई डाओकू, टाई जियान हुआ, टाई आउकाई, यह सब लोग वासे हाइदर, तुम्हारे पिता टाई जू लेंग भी वासे हाय थे। भविष्य में जब मैं मरूंगा तब भी वैसा ही होगा, और जब तुम मरोगी तब भी वैसा ही होगा। चैप्टर 370, टाई क्लैन की शान। टाई रुओनन की एड़ थोड़ी हिली और उसने धीरे से अपना सर उठाकर इस अनजान पर बहुत जाने पहचाने बूढ़े आदमी को देखा। हमारा टाई क्लैन जब से बना है, अपनी बहादुरी, अटल इरादों और लोहे जैसे ठंडे इंसाफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कई पीढ़ियों से टाई क्लैन के लोगों ने इंसाफ को बनाए रखा है और गुनाहगारों को सजा दी है। इस सफर में अनेकों लोगों ने अपना खून बहाया है और अपनी जान कुर्बान की है। जो नौजवान यहां मारे हैं वो ना तो पहले थे और ना ही आखिरी होंगे। तुम समझ रही हो? बूढ़े आदमी ने अपनी बात जारी रखी। टाई रुओनन ने थोड़ा सा अपना मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मैं खुश हूं क्योंकि ये लोग बेकार में नहीं मारे, लेकिन मुझे निराशा भी है क्योंकि तुम बेकार में जी रही हो। टाई रुओनन, क्या तुम जानती हो कि गुनाहगार अभी भी बाहर है, अपने गुनाहों से बच रहा है और अभी भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है? वो लिटिल बीस्ट किंग फैंग जेंग। टाई म्यूबाई यहां रुका और फिर मुड़कर टाई रुओनन को देखा और बेपरवाही से पूछा, क्या तुम इंसाफ को बरकरार रखना चाहती हो? टाई रुओनन ने इस बूढ़े आदमी को देखा और आखिरकार उसकी पहचान समझ गई। टाई म्यूबाई, रैंक 5 पीक स्टेज। टाई क्लैन की पिछली पीढ़ी का क्लैन लीडर। वो सदर्न बॉर्डर में बिना किसी रोक टोक के घूमता था और एक इलाके पर राज करता था। जब वो सत्ता में था, टाई क्लैन एक लोहे की बाल्टी की तरह था जिसने वो क्लैन, शान क्लैन और दूसरे बड़े क्लान्स को दबा कर रखा था और राइचस पथ के सरदारों में से एक बन गया था जिसने डिमोनिक पथ में दहशत फैला दी थी। टाई रुओनन की मौत जैसी शांत एड़ी में अचानक एक चिंगारी चमकी और उसने अपनी बैठी हुई आवाज से एक शब्द निकला, हाँ। गुड। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया। उसकी नजर नर्म थी और उसकी आवाज पहले की तरह शांत थी। अभी से मैं तुम्हें मेटल पथ सिखाऊंगा, वो गुपथ जिसका इस्तेमाल हमारे टाई क्लैन के गु मास्टर्स सदर्न बॉर्डर के टॉप पर खड़े होने के लिए करते हैं। 8 दिन बाद 3 किंग्स इनहेरिटेंस एक बार फिर खुला। लाल, पीला और नीला 3 विशाल रोशनी के स्तंभ बादलों को चीरते हुए हजारों मील दूर से भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन सांचा माउंटेन पर बिना किसी आवाज के शांति का माहौल था। चाहे राइचस पाथ हो या डिमोनिक पाथ, अनेकों लोग छोटी की तरफ देख रहे थे। वहां एक साधारण सा दिखने वाला झुर्रियों भरा बूढ़ा आदमी, जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं,
शांति से अपने हाथ पीछे किए खड़ा था। उससे कुछ हाइडोर, ये ह्यूओ, कॉन्ग-री-टियन, लॉन्ग-किंग-टियन, ये चोंग और वू शेन-टोंग के चेहरे पे कालिक पुटी थी। अभी कुछ देर पहले ही इस बूढ़े आदमी ने इन पांचों की मिली-जुली ताकत को दबा दिया था। उसने उन्हें बिना किसी मुश्किल के हरा दिया। पावरफुल, सच में पावरफुल। टाई म्यू बाई, टाई क्लैन का पिछली जनरेशन का क्लैन लीडर, वो अभी तक जिंदा था। बहुत डरावना है, क्या यह है रैंक 5 पीक स्टेज की ताकत? ये हुओ, कॉन्ग-री-टियन और दूसरे तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मारना चींटियों को मसलने जैसा आसान होगा। किसे पता था कि टाई क्लैन अपने पुराने क्लैन लीडर को भेजे देगा। इसके साथ शांग क्लैन, वू क्लैन और हर दूसरा क्लैन टाई क्लैन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये पुरानी जनरेशन का एक्सपर्ट है, लिटिल बीस्ट किंग तो उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं। अन दिनों जब वो सदर्न बॉर्डर में बेरोक टोक घूमता था, उसके अंदर टाई क्लैन ने जबरदस्त ताकत हासिल की थी और वू क्लैन को भी दबा दिया था और लगभग राइचस पाथ का अकेला सरदार बन गया था। वो टाई क्लैन के इतिहास के सबसे शक्तिशाली क्लैन लीडर्स में से एक है। वो टाई क्लैन की शान है, राइचस पाथ का एक रोल मॉडल और इंसाफ का प्रतीक। उसकी जंग की जीतें शानदार तरीके से चमकती हैं और आज भी उनका रंग फीका नहीं पड़ा है। एक पाल की खामोशी के बाद सांचा माउंटेन पर हंगामा मच गया। तारीफ, नारों और डर की आवाजें गूंजने लगी। टाई म्यू बाई के आने से सांचा माउंटेन पर पावर का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया था। 3 दिन बाद खबर फैल गई। असल में डिवाइन थीफ लू ज़ुंगफंग ने टाई क्लैन में तबाही मचाई थी और डिमोनिक सप्रेशन टावर में कई बार घुसपैठ की थी। आखिर में उसने टाई म्यू बाई को डिस्टर्ब कर दिया जो अपने कल्टीवेशन में बैंड था। टाई म्यू बाई ने खुद उस पर हमला किया और भले हाई लू ज़ुंगफंग एक मशहूर डिवाइन थीफ और एक रैंक 5 गू मास्टर था, उसी गंभीर चोटें आयम और वो बहुत मुश्किल से बच पाया। टाई क्लैन ने ये मामला सुलझाने के बाद उनकी नज़र संचा माउंटेन पर टिकी। टाई बाजू की मौत ने टाई क्लैन के सभी बड़े अधिकारियों को गुस्सा दिला दिया था और जैसे ही वो 4 ओल्ड टाइमर्स को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सपर्ट भेजने वाले द टाई म्यू बाई ने कहा कि वो खुद वहां जाएगा। वो सांचा माउंटेन आया और अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ से उसने राइचस और डिमोनिक पथ के एक्सपर्ट्स पर आसानी से जीत हासिल कर ली। यहां तक कि यीहुओ और कॉन्ग-री-टियन जैसे एक्सपर्ट्स को भी हार माननी पड़ी। आज से कोई भी डिमोनिक गू मास्टर 3 किंग्स इनहेरिटेंस में एंटर नहीं करेगा। टाई म्यू बाई पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और 5 रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स को जीतने के बाद उसने तुरंत यह ऐलान कर दिया। सिर्फ अकेले ही उसने संचा माउंटेन के सारे डिमोनिक गू मास्टर्स को साफ कर दिया। डिमोनिक गू मास्टर्स बहुत गुस्से में थे, लेकिन भले ही उनकी संख्या हजारों में थी, उनमें रैंक 5 पीक स्टेज टाई म्यू बाई, इस सुप्रीम एक्सपर्ट जो इस नश्वर दुनिया के शिखर पर खड़ा था, के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं थी। उसी दिन कॉन्ग-री-टियन और लॉन्ग-किंग-टियन सीधे काले चेहरे लेकर पहाड़ से चले गए। फिर ली जियान, हु मेर और दूसरे भी दुख के साथ वहां से चले गए। स्वर्ग के नियम विशाल हैं, इंसाफ की जीत होगी। भले हाई 3 किंग्स इनहेरिटेंस एक डिमोनिक पाथ इनहेरिटेंस है, यह हमारे राइचस पथ के लिए अपनी ताकत का योगदान देगा। दोस्तों, जब तक हम एकजुट हैं, चिंगारियां धीरे धीरे एक ऐसी उज्जवल रोशनी बनाएंगी जो पूरे सांचा माउंटेन को ढक लेगी और फिर अंधेरे वाली जगह नहीं बचेगी। टाई म्यू बाई ने सच्चे दिल से कहा, फिर धीरे से 3 किंग्स इनहेरिटेंस के अंदर कदम रखा। सांचा माउंटेन के चारों तरफ जोर शोर से नारे लग रहे थे। राइचस पाथ का मराल टॉप पर पहुंच गया था। बधाइयों की आवाजें लहर दर लहर आती रहीं। इस बार 3 किंग्स इनहेरिटेंस का खुलना आधे महीने से ज्यादा चला। टाई म्यू बाई ने सांचा माउंटेन का पावर स्ट्रक्चर अकेले ही बदल दिया, राइचस पाथ को एक कर दिया और डिमोनिक पथ को निकाल दिया, जिससे हालत में एक जोरदार बदलाव आया। अस बूढ़े जिस्म से टाई क्लैन के पूर्व क्लैन लीडर की दबदबा वाली ऑरा साफ दिख रही थी। डिमोनिक पाथ के लोग सब निकाल दिए गए थे। वो अभी भी हार नहीं मान रहे थे और इसलिए संचा माउंटेन के आसपास रुके रहे और देखते रहे कि कैसे 3 रोशनी के स्तंभ पतले और पतले होते जा रहे हैं। इनहेरिटेंस के बैंड होने के बाद टाई म्यू बाई ने एक बैंक्वेट रखा और सभी राइचस पाथ गू मास्टर्स को बुलाया। बैंक्वेट खुले में रखा गया था और पहाड़ के बीच में एक विशाल इलाके में फैला हुआ था। गू मास्टर्स ने पहाड़ के पत्थरों को टेबल और कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया। शराब और खाने की खुशबू हर तरफ फैल गई और वो खुशी से नारे लगा रहे थे और हंस रहे थे। जूनियर यीहुओ सीनियर को टोस्ट करना चाहता है। यीहुओ हाथ में वाइन कप लेकर खड़ा हुआ और मुख्य आसन पर बैठे टाई म्यू बाई की तरफ गहरी झुकाई। कुछ बड़े क्लान्स में शांग क्लैन में हमेशा से ही प्रतिभाओं की भरमार रही है। मैंने सुना है शांग यानफी ऐप क्लैन लीडर बन गया है। उसमें बचपन से ही लाजवाब प्रतिभा थी,
तुम भी बुरे नहीं हो। बैठो, टाइम यूबाई ने कुछ याद करते हुए कहा। उसकी सीनियरिटी के हिसाब से शांग यानफी भी एक जूनियर ही था। उसकी रैंक 5 पीक स्टेज कल्टिवेशन के सामने भले हाई शांग यानफी के पास कमाल की प्रतिभा थी, वो फिर भी कम था। ये हुआ सिर्फ अपना सर हिला सका और धीरे से बैठ गया, मन ही मन एक सांस लेकर। टाइम यूबाई के आने से सैनचा माउंटेन पर राज करने का उसका प्लान जड़ से ही कट गया था। वो पुरानी जनरेशन के इस एक्सपर्ट तक नहीं पहुंच सकता था और उसके पास उससे टक्कर लेने का कोई चांस हाई नहीं था। ओल्ड क्लैन लीडर टाई यी क्लैन की तरफ से मैं आपको सक्लूजन से बाहर आने पर बधाई देता हूं। यी क्लैन के एल्डर यी चोंग का स्वभाव आग जैसा था, लेकिन वो टाइम यूबाई के सामने एक आज्ञाकारी पोते की तरह पेश आ रहा था। गू इमोर्टल्स हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे और उनके निशान शायद ही दिखते थे। ज्यादातर लोगों के लिए रैंक 4 गू मास्टर्स जागीरदार द, जबकि रैंक 5 गू मास्टर्स सम्राट द, जो नश्वर दुनिया के शिखर पर कब्जा किए हुए थे। टाइम यूबाई का यहां आना एक सम्राट का दौरा करने जैसा था। ये जागीरदार सिर्फ अपनी पीठ झुका सकते थे और सम्राट से मिलने जा सकते थे। ओल्ड क्लैन लीडर टाई, आप हमारे सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ की शान हैं और अब भी पहले की तरह प्रभावशाली हैं। एक वाक्य से आपने सभी डिमोनिक हर्मियों को लाचारी से पीछे हटा दिया, जिससे हम जूनियर्स प्रशंसा में झुक गए। बदकिस्मती से वो छोटा हरामी फैंग झेंग बहुत तेजी से भाग गया, आपके आने से कुछ दिन पहले हाई सैनचा माउंटेन से निकल गया। वू शेन टोंग ने उदासी से कहा। तुम लिटिल बीस्ट किंग की बात कर रहे हो, है ना? टाइम यूबाई ने बिना किसी गुस्से के हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ये छोटा बच्चा लाजवाब है, मैंने सुना है उसकी उपलब्धियां काफी कमाल की हैं। उसने अकेले मेहनत की और शून्य से शुरू करके तेजी से डिमोनिक पथ का एक उभरता सितारा बन गया। वो जोशीला और बेफिजूल लगता है, पर असल में वो अपने कदम सोच समझ कर उठाता है और प्लानिंग में बहुत अच्छा है। टाई क्लैन के कुछ नौजवानों का उसके हाथों मरना बेवजह नहीं था। टाइम यूबाई ने अपनी बात जारी रखी। उसके शब्दों ने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया। पीड़ित के परिवार के तौर पर पुराना टाई क्लैन लीडर जिसकी इज्जत को ठेस पहुंची थी, वो सबके सामने अपने दुश्मन की तारीफ कर रहा था। इस ओल्ड क्लैन लीडर टाई के बारे में अफवाह थी कि उनका स्वभाव आग जैसा है और वो बुराई से सख्त नफरत करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अफवाहों से अलग हैं और इसके बजाय इतने सभ्य और अपमान से बेपरवाह हैं? वू शेन टोंग मन हाई मन हैरान था और कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र टाइम यूबाई की नज़रों से मिली। अस नज़र में वक्त के उतार चढ़ाव दी और एक ऐसी गहराई थी जिसे मापा नहीं जा सकता था, एक ऐसी बुद्धि जिसने इस नश्वर दुनिया को देख और अनुभव कर लिया था। वू शेन टोंग को तुरंत लगा कि उसकी साजिशें इस नज़र से देख ली गई हैं। उसके जिस्म से ठंडा पसीना टपकने लगा और उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया। तुम्हें अजीब लग रहा है? टाइम यूबाई ने चारों तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं, जिसे टाई क्लैन की शान कहा जाता है, टाई क्लैन के सबसे बड़े दुश्मन की खुलेआम तारीफ क्यों कर रहा हूं? ही, अपने दुश्मन की तारीफ करना दुश्मन का रुतबा बढ़ाना और अपने मराल को कम करना है। लेकिन सच में अनअटल लोगों की इच्छा शक्ति इन कुछ शब्दों से कैसे टूट सकती है? अपने दुश्मनों की प्रशंसा करके तुम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढ सकते हो और खुद को अपने वीक पॉइंट्स के बारे में चेता सकते हो और अपने दुश्मन को ज्यादा सीरियसली ले सकते हो। अपनी बुद्धि को नफरत से धोखा मत खाने दो। टाइम यूबाई के पीछे खड़ी टाई रुओ नान ये शब्द सुनकर कांप गई। वो जानती थी कि ओल्ड क्लैन लीडर टाइम यूबाई ये ज्यादातर उसके लिए कह रहे थे। इनहेरिटेंस से बाहर आने के बाद टाइम यूबाई उसी हमेशा गाइड कर रहे थे। उसने यूएसईवाई मेटल पाथ के गू वॉर्म्स दिए और उन्हें इस्तेमाल करने के अपने अनुभव सिखाए और उसी बहरी दुनिया का ज्ञान भी दिया। अपनी बुद्धि को नफरत से धोखा मत खाने दो, अपने दुश्मनों की प्रशंसा करो। टाई रुओनान इन शब्दों पर सोचती और विचार करती रही। रुओनन, तुम फैंग झेंग के बारे में क्या सोचती हो? टाइम यूबाई ने अचानक उसी बुलाया। जी। टाई रुओनन ने एक कदम आगे बढ़ाया और रिपोर्ट किया, हालांकि मैं उससे बहुत नफरत करती हूं, मेरे पास ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं है कि फैंग झेंग बहुत लाजवाब है। उसमें रिस्क लेने की हिम्मत है और वो प्लानिंग के बाद ही कदम उठाता है। हालांकि वो एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर है, उसके पास निश्चित रूप से एक शक्तिशाली और असाधारण जांच का तरीका है। ये बात इससे देखी जा सकती है कि वो हमें कैसे रोकने में सफल रहा। जो रास्ता एल्डर टाई बाजू और मैंने चुना था वो एक बहुत ही गुप्त रास्ता था। हम सबको धोखा देने में कामयाब रहे, लेकिन सिर्फ फैंग झेंग हाई यूएसईवाई महसूस कर सका और सही समय पर हमें रोक लिया। ओल्ड क्लैन लीडर, आप सनचा माउंटेन पर गुप्त रूप से आए और किसी को पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ फैंग झेंग ने उसी महसूस कर लिया और पहले ही भाग गया। लिटिल बीस्ट किंग शायद लाइमलाइट में सबसे आगे हो,
लेकिन वो खुद को बहुत गहरा छिपाता है और उसी कम आंकने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है। गुड एनालिसिस। टाइम यू बाई ने सर हिलाया, उसकी आंखों में तारीफ दिख रही थी। उसने आगे कहा, इस दुनिया में एक चीज है जो जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। वो है शान। युगों पहले रेंजू के सबसे बड़े बेटे वर्डन ग्रेट सन ने शान का पीछा करते हुए अपनी जान दे दी थी। रूओनान, ये फैंग जेंग तुम्हारा मिशन है। उससे अरेस्ट करो या मार दो, अपनी बेइज्जती को धो डालो और इससे एक ऐसी शान बनाओ जो सिर्फ तुम्हारी हो। बहुत से लोग मुझे टाई क्लैन की शान कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि टाई क्लैन की शान सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि तुम लोग हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग सही के लिए खड़े होते हैं। टाइम यू बाई की नजर सब पर पड़ी जब उसने ये कहा, उसकी आवाज में अतीत की शान दिख रही थी। उसी तरह राइचस पाथ की शान हम सबको बनाए रखनी चाहिए। चलो इस जाम को पियो, ताकि राइचसनेस की शान दुनिया पर चमके, इस सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा दे और डिमोनिक पथ का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अंधेरे को मिटाओ, डिमोनिक पाथ का अस्तित्व खत्म हो जाए। सभी राइचस पाथ गू मास्टर्स ने अपने वाइन कप्स उठाए और एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाजें शक्तिशाली थी और दूर तक फैलीं। अनेकों डिमोनिक पाथ के लोगों के चेहरे बदल गए। डैम इट, यह टाइम यू बाय, टाई क्लैन की शान, वक्त भी उसकी चमक को धो नहीं पाया। सच में एक डरावना कैरेक्टर। वो सूरज की तरह चमक रहा है। साई, उसका सक्लूजन से बाहर आना हमारे डिमोनिक पथ के लिए बदकिस्मती है। चैप्टर 371, बस उसी थोड़ा और ऊपर उड़ने दो। लेस देन द लेजेंड्स ऑफ रेनजू, चैप्टर 2, सेक्शन 3। प्राचीन काल के सूरज की रोशनी सभी जीवों पर पड़ रही थी। झींगुर शोर कर रहे थे, जीवन के शोर को फैलाते हुए। घने हरे पेड़ों ने एक बड़ा छाया का इलाका बना रखा था, जो हवा के साथ झूम रहे थे। एक बड़ा सा मटका स्वादिष्ट शराब का वर्डन ग्रेट सुन के सामने रखा था, लेकिन उसने माथे पर बाल डाले, उसी पीने की कोई इच्छा नहीं थी। डिवाइन ट्रैवल गू, ओ डिवाइन ट्रैवल गू, तुमने मुझे कितना गहरा नुकसान पहुंचाया है। अभी मैं शराब पीने की हिम्मत भी नहीं करता। मुझे डर लगता है कि मैं नशे में हो जाऊंगा और तुम मुझे किसी खतरनाक जगह पर भेजे दोगे। वर्डन ग्रेट सन ने दुख से सांस ली। पिछली 2 बार यूएसईवाई डिवाइन ट्रैवल गू ने ऑर्डिनरी अबिस में भेजे दिया था और हैरी मेन के कॉल्ड्रन में भी। शुक्र है कि वो किस्मत वाला था और दोनों घटनाओं से जिंदा बच निकला। डिवाइन ट्रैवल गू ने कहा, इंसानों के शहजादे, मैं जानबूझकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। असल में हर बार जब तुम नशे में होते द तुम्हारे द जिसने मेरी शक्ति का इस्तेमाल किया। मैं बेगुनाह हूं, बल्कि मैंने तो एक बार तुम्हारी जान भी बचाई थी, नहीं क्या? डिवाइन ट्रैवल गू ने सच में वर्डन ग्रेट सन की जान टाइगर स्ट्राइप्ड शहद की मक्खियों से बचाई थी। वर्डन ग्रेट सन का चेहरा उदास था। साई, अतीत की बात मत करो, अब तुम्हारी वजह से मैं शराब पीने की हिम्मत नहीं करता। मेरी जिंदगी बेमतलब और बोरिंग हो गई है। ये सुनकर डिवाइन ट्रैवल गू को शर्म आई। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूं। आसमान में ऊपर जाओ और 9 आसमानों में से अजूर हेवन में एक बांस का जंगल है। उस जंगल के अंदर एक जड़े बांस तोड़ो जो आसमानी नीला हो। फिर ब्लू हेवन में जाओ और रात के वक्त सितारों के टुकड़ों के अंदर से 8 कोने वाले हीरे इकट्ठा करो। फिर जब सुबह हो, आसमान में उदो और उगते सूरज की शान की रोशनी का इस्तेमाल करके मुझे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू में बदल दो। जब मैं वो गू बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हें नशे में इधर उधर नहीं भेजूंगा। वर्डन ग्रेट सन ने यह सुना और वो खुश हो गया। लेकिन उसने सोचा और लगा कि उम्मीद कम है। ओ गू, मैं पैदा होने से ही धरती पर कदम रखता आया हूं। मैं ना तो बादलों की तरह हल्का हूं, ना ही मेरे पास परिंदों जैसे पंख हैं। मैं कैसे अजूर हेवन में उड़कर जेड बांस तोड़ सकता हूं? मैं कैसे सितारों के टुकड़ों से 8 कोने वाले हीरे इकट्ठा कर सकता हूं? उगते सूरज की तरफ उड़ने की तो बात ही छोड़ दो। डिवाइन ट्रैवल गू ने कहा, यह सही है, इंसान उड़ नहीं सकते। लेकिन यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम विजडम गू से पूछ सकते हैं। उसके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धि है, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वर्डन ग्रेट सन और विजडम गू पुराने जानकर थे। वर्डन ग्रेट सन ने पीना हाई विजडम गू की शिक्षाओं की वजह से शुरू किया था। लेकिन विजडम गू ने यूएसईवाई पीना सिर्फ इसलिए सिखाया था क्योंकि वो परेशान नहीं होना चाहता था। ये महसूस करके कि वर्डन ग्रेट सन यूएसईवाई फिर से ढूंढने आ रहा है, विजडम गू जल्दी से छुप गया। वर्डन ग्रेट सन को विजडम गू नहीं मिला और वो उदास हो गया। लेकिन डिवाइन ट्रैवल गू ने फिर से कहा, अगर हम विजडम गू को नहीं ढूंढ सकते तो हम कॉग्निशन गू को ढूंढ सकते हैं, वो विजडम गू की मां है। वर्डन ग्रेट सन ने जल्दी से कॉग्निशन गू को ढूंढा
और उड़ने के तरीके मांगे। कॉग्निशन गू ने जवाब दिया, तुमने सही इंसान को ढूंढा है, क्योंकि कॉग्निशन, पहचान, आज़ादी के पंख हैं। लेकिन हर किसी के विचार अलग होते हैं, तुम्हारे पास कैसे पंख होंगे ये तुम पर निर्भर करता है। ऐसा कहकर कॉग्निशन गू एक गर्म रोशनी में बदल गया और वर्डेंट ग्रेट सन पर चमका। उसी रोशनी में सफेद, साफ पंखों का एक जोड़ा वर्डेंट ग्रेट सन की पीठ के पीछे आ गया। ये पंखों का जोड़ा बहुत खूबसूरत था, बर्फ की तरह सफेद और साफ, बिना किसी दाग के, जैसे किसी सफेद सारस के पंख हों। कॉग्निशन गू ने एक नजर देखा और कहा, इन पंखों के जोड़े को सेल्फ, खुद कहते हैं। हर किसी की अपनी सेल्फ कॉग्निशन, खुद की पहचान होती है। इस जोड़े में बहुत लचीलापन और आज़ादी है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, ज्यादा धूप में मत रहना, वरना तुम्हारा सेल्फ का एहसास या तो बढ़ जाएगा या सिकुड़ जाएगा। नौजवान, तुम्हें मेरे शब्द याद रखने होंगे। तुम जितना ऊपर उड़ोगे, उतनी ही जोर से गिरोगे। कॉग्निशन गू ने सोचा और आखिरी वाक्य गहरी सोच के साथ कहा। सेल्फ नाम के कॉग्निशन पंख पाकर वर्डेंट ग्रेट सन बहुत खुश हुआ और आसमान में उड़ गया। वो उड़ता गया और उड़ता गया और ऊंचा और ऊंचा। इंसान उड़ने के लिए पैदा नहीं हुए जैसे आसमान में मंडराते परिंदे। इससे वर्डेंट ग्रेट सन को बहुत जिज्ञासा हुई। वो आज़ादी से आसमान में खेलता रहा, बेहद खुश। साथ ही उसने कॉग्निशन गू की चेतावनी याद रखी और ज्यादा धूप में नहीं रहा। जब धूप तेज होती, वो बादलों में छुप जाता। इस तरह वर्डेंट ग्रेट सन ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया, आखिरकार आसमान की सीमाओं तक पहुंच गया, अजूर हेवन के अंत तक। वहां हवा में जड़े बांस UGTE जिनकी पत्तियां चमकदार हरी थी। यह जेड बांस शून्य में जड़े जमाए हुए और उनके सिरे भी अनजान शून्य में फैले हुए थे। बाहर से देखने पर सिर्फ उनका पतला लंबा ताना दिखता था। वर्डेंट ग्रेट सन ने आराम से बांस का एक टुकड़ा निकाल लिया। ये गहरे हरे रंग का बांस का ताना जड़े जैसा था, हाथ के बराबर और बीच से खोखला था, जिससे एक ठंडक का एहसास हो रहा था। वर्डेंट ग्रेट सन को जड़े बांस मिल गया और वो बहुत खुश हुआ। वो ऊपर की तरफ उड़ता रहा। प्राचीन काल के आसमान के 9 स्टार थे। सफेद स्वर्ग, लाल स्वर्ग, नारंगी स्वर्ग, पीला स्वर्ग, हरा स्वर्ग, नीला स्वर्ग, आसमानी स्वर्ग, बैंगनी स्वर्ग और काला स्वर्ग। वर्डेंट ग्रेट सन ने अजूर हेवन में जड़े बांस तोड़ा। कुछ दिन बाद वो उससे भी ऊंचे ब्लू हेवन में पहुंच गया। रात का वक्त था और आसमान में सितारे चमक रहे थे। सितारे खुशी से इधर उधर उड़ रहे थे, सितारों की धूल बरसाते हुए। ये धूल इकट्ठा होकर एक समुद्र बन गई, चांदी के सितारों से बनी एक खूबसूरत रोशनी की नदी, जो पूरे ब्लू हेवन में बह रही थी। वर्डेंट ग्रेट सन ने अपने पंखों को इस्तेमाल किया और सितारों की नदी में तैरने के लिए कूद गया। उसने अनंत सितारों की धूल में मेहनत से ढूंढा। उसी 7 कोने या 16 कोने वाले टुकड़े नहीं चाहिए थे, उसी सिर्फ 8 कोने वाले चाहिए थे। ये सितारों के टुकड़े हीरो जैसे थे, क्रिस्टल क्लियर और बेदाग। उसने बहुत देर तक ढूंढा, तब जाकर एक मिला। दूसरे दिन वर्डेंट ग्रेट सन सुबह सुबह उगते सूरज की तरफ उड़ा। सूरज का उगना एक बड़े लाल लैंटर्न जैसा था, जिससे एक गर्म रोशनी निकल रही थी। ये सूरज की रोशनी साधारण नहीं थी, ये शान की रोशनी थी। ये सभी जीवों पर चमक सकती थी और समय की नदी को भेद सकती थी। वर्डेंट ग्रेट सन के बाएं हाथ में जड़े बांस था, उसके दाएं हाथ में 8 कोने वाला हीरा था। जब वो सूरज की तरफ उड़ा और डिवाइन ट्रैवल गू को बुलाया, शान की रोशनी में नहाते हुए डिवाइन ट्रैवल गू ने सितारे का टुकड़ा निगल लिया और जड़े बांस के अंदर चला गया। ओ वर्डेंट ग्रेट सन, मुझे रूप बदलने और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू बनने के लिए वक्त चाहिए। इस दौरान तुम्हें सूरज की तरफ उड़ना होगा और शान की रोशनी से बाहर नहीं जाना है। लेकिन तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा, कॉग्निशन गू ने कहा था। अपनी पीठ पर लगे सेल्फ पंखों का ध्यान रखना। जैसे ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो, तुम्हें तुरंत बादलों के नीचे उड़ जाना चाहिए। याद रखना, जरूर याद रखना, डिवाइन ट्रैवल गू ने याद दिलाया। वर्डेंट ग्रेट सन जोर से हंसा। ओ गू, चिंता मत करो। मेन तो ऑर्डिनरी अबिस से भी बच गया और हेरी मेन के बाद भी जिंदा रहा। मेरे पास रेप्यूटेशन गू है और मैं वैनिटी से परे हो चुका हूं। शान की रोशनी मेरा कुछ नहीं कर सकती, तो उन्हें चिंता करना बैंड कर सकता हूं। डिवाइन ट्रैवल गू की आवाज कमजोर हो गई, जैसे सूरज की रोशनी धागों में बदल गई। एक कोकून बनाकर डिवाइन ट्रैवल गू और जड़े बांस को लपेट लिया। वर्डेंट ग्रेट सन ने अपने साफ सफेद पंख हिलाए, सूरज की तरफ उड़ते हुए। इस प्रोसेस के दौरान रोशनी का कोकून और मोटा और भारी होता गया। एक पाल बाद कोकून फट गया और हरी रोशनी में चमकती एक तितली बाहर उड़ी। मैं सफल हुआ,
आज से मैं डिवाइन ट्रैवल गू नहीं, बल्कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू हूँ। हा हा हा। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू वर्डेंट ग्रेट सन के आसपास उड़ा, खुशी से नाचता हुआ, लेकिन अचानक चिल्लाया, ओ नहीं। वर्डेंट ग्रेट सन, अपने पंखों को देखो। सूरज की रोशनी में वर्डेंट ग्रेट सन के पंख अपने असली साइज से 3 गुना बढ़ गए थे। घबराओ मत, मैंने ये बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन तो क्या? मेरे पंख जितने बड़े होंगे उतने ही मजबूत होंगे, और मैं उतना ही ऊंचा और तेज उड़ सकूंगा। वर्डेंट ग्रेट सन जोर से हंसा। जल्दी से बादलों में छुप जाओ, उड़ना बैंड करो। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू ने चिंता से कहा। चिंता मत करो, चिंता मत करो। वर्डेंट ग्रेट सन बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसकी पीठ पर सेल्फ पंख बड़े और बड़े होते गए, उसके शरीर से भी बड़े हो गए। वर्डेंट ग्रेट सन की स्पीड भी तेज और तेज होती गई। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू, तुम्हें क्या लगता है 9 आसमानों के ऊपर क्या है? वो और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा। उड़ना बैंड करो, उड़ना बैंड करो। अगर तुम गिर गए, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू बहुत चिंतित था। क्या प्रॉब्लम है? वे कैसे गिर सकता हूं? मेरे पंखों को देखो, कितने मजबूत हैं, कितने शक्तिशाली हैं। वर्डेंट ग्रेट सन बस दांत ही रहा था कि अचानक उसके पंख अपनी हद तक फैल गए और फट गए। अपने पंख खोकर वर्डेंट ग्रेट सन तुरंत जमीन की तरफ गिरने लगा। आखिरकार वो जमीन पर गिरा, एक ऐसी विभत्स लाश बनकर जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। रेंजू के सबसे बड़े बेटे का अंत हो गया। ... सदर्न बॉर्डर, ह्यूओतन पहाड़। लाल भौर पहाड़ी पत्थरों पर कुछ शराब राखी थी। ह्यूओतन पहाड़ की गर्मी का इस्तेमाल करके शराब को एक खास टेम्परेचर पर रखा गया था। सूरज की रोशनी नीचे आ रही थी जब फैंग युआन ने अपना जाम उठाया, एक घूंट में पी गया और आराम से सांस ली। कितनी सुकून वाली शराब है, इससे इसी टेम्परेचर पर पीने का मजा है। उसके पास बाइनिंग बिंग भी बैठी थी, लेकिन उसने शराब को नहीं छुआ, बल्कि संचा पहाड़ की दिशा में घूर रही थी। वहां 3 रोशनी के स्तंभ आसमान में चमक रहे थे, स्वर्ग को भेदते हुए। तुम अभी भी पी रहे हो? महीनों हो गए, 3 किंग्स इनहेरिटेंस दोबार खुल चुका है। टाइम यू बाय अब संचा माउंटेन को कंट्रोल कर रहा है और सारे डेमोनिक गू मास्टर्स को भगा दिया है। इन कुछ महीनों से हम ह्यूओतन पहाड़ पर छिपे हुए हैं, क्या हम बस देखते रहेंगे? बाइनिंग बिंग ने नाखुशी से कहा। उसी मौत से डर नहीं लगता था, वो सिर्फ जिंदगी में रोमांच ढूंढती थी। शायद वो टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स से प्रभावित हुई थी, या शायद इसलिए कि फैंग युआन की ताकत उससे ज्यादा हो गई थी। इन कुछ महीनों में वो लगातार कल्टिवेट कर रही थी, अपनी बढ़ती एप्टीट्यूड की परवाह किए बिना। जैसा मुझे लगता है, हम अभी भी 3 किंग्स इनहेरिटेंस में घुस सकते हैं, बस हमें मौका ढूंढना है और टाइम यू बाय के इनहेरिटेंस में घुसने का इंतजार करना है, फिर हम हमला कर सकते हैं। हमारी ताकत के साथ सांचा माउंटेन पर कोई हमें नहीं रोक सकता। बाइनिंग बिंग की बातों में बहुत आक्रामकता थी, लेकिन फैंग युआन आराम से बैठा था और उसका चेहरा एकदम ठंडा था। कोई चिंता नहीं, कोई जल्दी नहीं। टाइम यू बाय टाई क्लैन की शान है, वो पिछला क्लैन लीडर है, रैंक 5 पीक स्टेज कल्टिवेशन है उसके पास। वो इतना ऊंचा और महान कैरेक्टर है। उसके सामने हम तो बस उसके पैरों के नीचे के चूहे हैं। उससे और ऊपर उड़ने दो, और ऊपर और ऊपर। ऐसा कहते हुए उसने अपना जाम उठाया, संचा पहाड़ की तरफ इशारा किया और हल्के से मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, आइए लॉर्ड सीनियर टाइम यू बाय, ये जूनियर आपको टोस्ट ऑफर करता है। बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन पर एक नजर डाली, लेकिन उसी सिर्फ वो काली ईड़ी दिखी, खाई की तरह गहरी, जिसे समझना नामुमकिन था। चैप्टर 372 लैंड स्पिरिट, गू इमॉर्टल का अगला जन्म। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड। एक ऊंचा और बड़ा क्रिस्टल पहाड़ और नदी ब्लेस्ड लैंड के केंद्र में था। इसका नाम डांग पहाड़ है, पूरा गुलाबी, सपनों और इल्यूजन के रंग बिखेरता हुआ। इस वक्त दास सेक्स के एलीट डिसाइपल्स चींटियों की तरह पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहाड़ के कमर के पास कहीं फैंग झेंग पसीने से लथपथ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी उंगलियां पहाड़ की दीवारों को पकड़े हुए थी। वो जोर जोर से हौंफ रहा था। जैसे ही कोई भी जीवित चीज डांग पहाड़ के पास आती, उसकी आत्मा को वाइब्रेशन के झटकों का दर्द सहना पड़ता। फैंग झेंग जितना ऊपर चढ़ रहा था, उतना ही उसी चक्कर आ रहा था, जैसे उसकी आत्मा हवा से उड़ने वाली हो। उसी लगा कि वो गिरने ही वाला है। टीएसके, अब और नहीं टिक सकते? तो हार मान लो। देखो तुम दूसरों से कितना पीछे हो गए हो, तुम कैसे जीत सकते हो? क्यों नहीं हार मान लेते? तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बची।
हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट ने अपने छोटे गुलाबी होठ सिकोड़ते हुए कहा जब वो फैंग झेंग के सामने प्रकट हुई। हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट एक छोटी बच्ची जैसी थी, बर्फ जैसी सफेद त्वचा गुलाबी रंग से चमक रही थी। उसकी चमकती हुई बड़ी काली ऊँन से एक मासूमियत झलक रही थी। जो सबसे आकर्षक था वो उसकी पीठ के पीछे था, जहां एक बर्फ जैसी सफेद और साफ लोमड़ी की पूंछ उग रही थी। वो रोएदार और फ्लफी थी, बेहद प्यारी, और जिसे देखकर उसके साथ खेलने का मन करता था। इस वक्त हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट हवा में बैठी थी, फैंग झेंग को देखते हुए उसका मजाक उड़ा रही थी। फैंग झेंग शॉक्ड नहीं हुआ। पहाड़ के नीचे से इस ऊंचाई तक चढ़ने के बाद लैंड स्पिरिट कई बार प्रकट हो चुकी थी, हर बार उनकी प्रोग्रेस को देखती थी और बहुत चुलबुली थी। फैंग झेंग ने उससे निपटने का तरीका ढूंढ लिया था, वो था USCY अग्नो करना। जैसा कि उम्मीद थी, ये देखकर कि फैंग झेंग चुप है, हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट का मुंह और भी सिकुड़ गया। तुम एक बेवकूफ लड़के हो, कितने बोरिंग हो। प्लीज मेरे मास्टर मत बनना, वरना मेरी जिंदगी बोरियत से मर जाएगी। ही, दूसरे लोग ज्यादा फन हैं। ऐसा कहकर वो गायब हो गई, दूसरे एलीट डिसाइपल्स को ढूंढने चली गई। हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट के जाने के बाद फैंग झेंग के अपचर में स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली वाइब्रेट हुआ और लॉर्ड स्काई क्रेन की आवाज गूंजी। फैंग झेंग, मेहनत करो और टिके रहो। अभी मेरे सामने आने का वक्त नहीं है, तुम्हें कम से कम पहाड़ की कमर तक पहुंचना होगा, तभी हमें जीत का मौका मिलेगा। सहन करो, तुम्हें सहन करना होगा। आत्मा की शक्ति को खोदा जा सकता है, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है जिसे निकलना बाकी है। अपने मास्टर की हिम्मत अफजाई सुनकर फैंग झेंग का उलझा हुआ चेहरा फिर से दृढ़ हो गया। उसने अपने दिल में जवाब दिया, मास्टर, चिंता मत कीजिए, मैं सहन करूंगा। मैं बस थोड़ा रेस्ट ले रहा हूं और अपनी सांस रेगुलेट कर रहा हूं। थोड़ा रुककर उसने फिर से पूछा, मास्टर, मेरा एक सवाल है, ये लैंड स्पिरिट क्या चीज है? अभी वो हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट मेरे पास थी, अगर मैं USCY पकड़ लूं तो क्या मैं क्लाइंबिंग स्किप कर सकता हूं? लॉर्ड स्काई क्रेन CHAU का गया, डांटते हुए, तुम लड़के, अनजान होने की वजह से तुम्हें कोई डर नहीं है, लैंड स्पिरिट के खिलाफ भी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जानते हो लैंड स्पिरिट कैसे बनती है? जब एक गु इमॉर्टल मर जाता है तो उसकी बची हुई इच्छा और आत्मा के टुकड़े ब्लेस्ड लैंड की शक्तियों के साथ मिलकर अस रूहानी शरीर को बनाते हैं। क्या लैंड स्पिरिट एक गु इमॉर्टल था? फैंग झेंग शॉक्ड हो गया। हाँ, तुमने जो हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट देखी वो पूर्व गु इमॉर्टल बाईहू से बनी है, लेकिन उसके पास पिछले जन्म की यादें नहीं हैं, सिर्फ उसकी बची हुई इच्छे हैं। उसी कमजोर मत समझो, इस ब्लेस्ड लैंड के अंदर वो स्वर्गीय शक्ति को आजादी से मैनिपुलेट कर सकती है और सीधे एक गु इमॉर्टल से लड़ सकती है। वो रैंक 1 से 5 तक के किसी भी गु वर्म को अपनी मर्जी से सील कर सकती है। सिर्फ रैंक 6 इमॉर्टल गु वॉर्म्स हाई ब्लेस्ड लैंड में आजादी से घूम सकते हैं। फैंग झेंग, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। इस पहाड़ पर ठीक से चढ़ो, कोई भी बेकार के ख्याल मत लाओ। लॉर्ड स्काई क्रेन ने डांटा। जी मास्टर, मैं अब हिम्मत नहीं करूंगा। फैंग झेंग ने सर हिलाया, अपने दिल में अपनी गलती मानते हुए। फैंग झेंग को डांटने के बाद लॉर्ड स्काई क्रेन का लहजा NARM हो गया, हिम्मत बढ़ते हुए, तो अब तुम समझे? जैसे ही तुम ब्लेस्ड लैंड के मालिक बन जाओगे, तुम्हें लैंड स्पिरिट की वफादारी मिल जाएगी। ब्लेस्ड लैंड के अंदर लैंड स्पिरिट एक गु इमॉर्टल के बराबर है। फैंग झेंग सुनता रहा और पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये किस तरह की मजबूत मदद थी, एक गु इमॉर्टल के बराबर की सहायता। लॉर्ड स्काई क्रेन ने आगे कहा, लेकिन लैंड स्पिरिट ब्लेस्ड लैंड को छोड़ नहीं सकती। हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस का असली सार ये विशाल और समृद्ध ब्लेस्ड लैंड है। फैंग झेंग, तुम अभी भी बहुत लो लेवल पर हो, और जो चीजें तुम नहीं जानते वो बहुत ज्यादा हैं। जब तक तुम इस ब्लेस्ड लैंड को इनहेरिट करोगे, तुम धीरे धीरे समझोगे कि एक ब्लेस्ड लैंड एक गु मास्टर के लिए किस तरह की मदद ला सकती है। तुम बहुत लकी हो, एक ऐसी ब्लेस्ड लैंड मिली जिसमें स्पिरिट है और सेक्ट की मदद भी मिल रही है। अगर ये एक बिना स्पिरिट वाली ब्लेस्ड लैंड होती तो वो बहुत घटिया होती। फैंग झेंग ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, बिना स्पिरिट वाली ब्लेस्ड लैंड का क्या होता है? लॉर्ड स्काई क्रेन ने जवाब दिया, बिना स्पिरिट वाली ब्लेस्ड लैंड का नाश होना तय है। जैसे एक सोया हुआ दिव्या ड्रैगन, कोई भी उसका मांस खा सकता है और उसका खून पी सकता है। जब तक वो मर ना जाए, वो नहीं जागेगा। फैंग झेंग, जब तुम ब्लेस्ड लैंड के मालिक बन जाओगे, तुम्हें ब्लेस्ड लैंड के अंदर के रिसोर्सेज सेक्ट को देने होंगे। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने तुम्हें यहां तक पाला है, तुम्हें सेक्ट को वापस देना होगा।
जब सेक्ट मजबूत होगा तुम्हारी तरफ सुरक्षा भी बढ़ेगी। तुम ये लॉजिक समझते हो ना? मैं समझता हूँ। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने मुझे गोद लिया था। सेक्ट की मदद के बिना मुझे इनहेरिटेंस पाने का कोई मौका नहीं मिलता। मैं अपने भाई से बदला भी नहीं ले पाता। अगर कोई संभावना हुई तो मैं ना सिर्फ सेक्ट को चुकाना चाहता हूं बल्कि मैं आपको भी जिंदा करना चाहता हूं, मास्टर। फैंग झेंग ने सर हिलाया। उसकी दृष्टि साफ थी और उसके मन में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के लिए बहुत आभार और प्रशंसा थी। लॉर्ड स्काई क्रेन ने यह सुना और सूखी हंसी हंसी। बेवकूफ चेले, लोग इतनी आसानी से कैसे जिंदा हो सकते हैं? मुझे खुशी है कि तुमने सोचा। ... राइचस पाथ की शान की रोशनी संचा पहाड़ पर चमक रही थी। टाइम यू बाई के प्रभाव में थ्री किंग्स इनहेरिटेंस राइचस पाथ के लिए खोज का बगीचा बन गया था। कोई भी डेमोनिक गू मास्टर बाहर निकाल दिया जाता और उसी पहाड़ में कदम रखने की इजाजत नहीं थी। टाइम यू बाई बहुत ज्यादा जालिम है, इलाके को घेर कर किसी को अंदर नहीं आने दे रहा। वो एक सीनियर एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी लालच की कोई सीमा नहीं है। मांस और हड्डियां खुद खा रहा है, लेकिन हमें सूप तक पीने नहीं दे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के खुलने का समय कम हो रहा है और 3 स्तंभ कमजोर हो रहे हैं। जैसा कि लिटिल बीस्ट किंग ने 1 महीने पहले कहा था, ये गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड साध रहा है और जल्द ही इसका विनाश हो जाएगा। ... डेमोनिक गू मास्टर्स घबराए हुए और बेचैन थे। उनके सामने इतना दुर्लभ मौका था, लेकिन उन्हें अंदर जाने से माना कर दिया गया था। वो सिर्फ बेकार में देख सकते थे। हिम्मत वालों का पेट भर दो और डरपोकों को भूखा मार दो। भाइयों, चलो एक साथ हमला करते हैं। वो टाइम यू बाई कितना भी शक्तिशाली हो, क्या वो हम सबको मार सकता है? किसी ने चिल्लाकर भीड़ को उकसाया। हम टाइम यू बाई के इनहेरिटेंस में घुसने का इंतजार कर सकते हैं और फिर पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। इस तरह कम रुकावट होगी। किसी ने सुझाव दिया, इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है। जब हम इनहेरिटेंस से बाहर आएंगे तो टाइम यू बाई भी आ जाएगा। इसके अलावा किसी को नहीं पता कि हम संचा पहाड़ पर कहां भी होंगे। हो सकता है हमें राइचस पाथ वाले मार डालें। किसी ने इस बात का विरोध किया। तो क्या हुआ? दौलत की तलाश में खतरा तो होता ही है। शेर की गुफा में घुसे बिना बच्चा कैसे मिलेगा? बिना रिस्क लिए कुछ पाना चाहना, इस दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कहां मिलती है? जैसे हाई डेमोनिक पाथ के लोग चिल्ला रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने अपने पास 100 भूत प्रेत की चीखें सुनी और साफ नीला आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। काले बादलों के अंदर से एक तीखी आवाज आई, गग्गा, टाइम यू बाई, तुम अपने कल्टीवेशन से बाहर आए, अपने पुराने दोस्त को ही क्यों नहीं बोला? हम? काले बादल तेजी से आगे बढ़े, एक चेहरा बनाते हुए, जिसकी नाक तीखी थी और एंगी गहरी। वो संचा पहाड़ को घूर रहा था। ये हंसी और एंट्री, ये तो हमारे डेमोनिक पाथ के लॉर्ड वूगी हैं। मुझे अब याद आया, लॉर्ड वूगी भी रैंक 5 पीक स्टेज हैं, पुरानी जनरेशन के एक्सपर्ट। वो टाइम यू बाई के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राइचस पाथ में कुछ कमाल का नहीं है, हमारे डेमोनिक पथ में भी एक्सपर्ट्स हैं। जाओ, सीनियर वूगी। एक ही पाल में डेमोनिक पाथ के सदस्यों ने नारे लगाए। उनकी एक ही चमक रही थी, जब कुछ चिल्ला रहे थे तो कुछ चीख रहे थे। काले बादल और पास आए, संचा पहाड़ को तेजी से धक लिया। इतनी शानदार एंट्री, जैसे पूरी सेना हो, एक ही पाल में। यहां तक कि सूरज की रोशनी भी धक गई, जिससे संचा पहाड़ अंधेरे में डूब गया। राइचस गू मास्टर्स सब डरे हुए थे। उनकी ऑरा कितनी जबरदस्त है। ये पुराना शैतान वूगी, वो अभी भी जिंदा है। पुराना शैतान वूगी, वो 100 साल से भी ज्यादा का है। जब वो रैंक 6 के लिए ब्रेक थ्रू कर रहा था, उसी अनजाने में जवान और अनुभवी लॉर्ड टाइम यू बाई ने डिस्टर्ब कर दिया था। इसलिए उसी बेहद नफरत थी और उसने बदले में कई बार टाइक्लैन के लोगों को मारा था। ... वूगी, क्या तुम इतने साल एक पहाड़ के नीचे छुपे रहे? क्या तुम यहां एक बार और हारने का अनुभव लेने आए हो? पहाड़ की चोटी पर सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सुनहरी रोशनी में टाइम यू बाई सीधा खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे वो शांति से घूमते काले बादलों की तरफ बोला, HMPH, 10 साल पहले सिर्फ एक मूव से जीते सच में सोचते हो कि तुम बेहतर हो? छोटे हरामी, आज तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। काले बादल उबलते पानी से निकली भाप की तरह हिले, एक बड़ा हाथ बनकर टाइम यू बाई की तरफ लपके। ये हाथ बेहद बड़ा था, एक छोटे पहाड़ से भी बड़ा। इससे एक प्रभावशाली ऑरा निकल रही थी, लोगों को हैरान कर रही थी और चांद और सितारों को पकड़ने का एहसास दे रही थी। काले बादल धीरे लग रहे थे, लेकिन बेहद तेजी से पकड़ते हुए। सड़ने वाला धुआं उठा जब हाथ ने पूरी पहाड़ की चोटी को ढक लिया, जिससे उसके स्पर्श में आए पेड़ और पत्थर बिखर गए।
पुराने ट्रिग्स। टाइम यू बाई ने घुराया, अपना पैर हिलाया और एक सुनहरी रोशनी में बदल गया, काले बादलों को चीरते हुए आसमान की तरफ उड़ गया। सुनहरी रोशनी एक टूटते तारे की तरह उड़ी, बिजली की तरह, जब वो काले बादलों से टकराई। लगभग अगले हाईपाल, एक बिजली जैसा धमाका हुआ, पटाखों की तरह। काले बादल जोर से हिले, जब सुनहरी रोशनी चमकी। दोनों रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर्स बादलों के अंदर लड़ रहे थे। हालांकि डिटेल्स नहीं देखी जा सकती थी, बाहर वाले सिर्फ उनके बाद आने वाले झटकों से ही महसूस कर सकते थे कि वो कितने शक्तिशाली थे। वूगी, जब मैंने अपनी गू जर्नी शुरू की थी, तुम पहले से ही एक माने हुए एक्सपर्ट थे। इस वक्त अगर मैं तुमसे मिलता तो मुझे तुमसे बचना पड़ता। लेकिन 50 साल बाद मैं तुमसे बच सकता था। 80 साल बाद तुम मेरा कुछ नहीं कर पाए। 100 साल बाद तुम मुझसे हार गए। और अब एक और 10 साल बाद आज तुम अपनी जान गंवाओगे। टाइम यू बाई की आवाज काले बादलों के अंदर से आई। हफ हफ हफ। टाई म्यू बाय, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम टाई क्लैन में पैदा हुए। टाई क्लैन पर निर्भर होकर तुम इतनी घमंडी बातें कर सकते हो। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे रिसोर्सेस होते तो मैं अब तक एक गू इमॉर्टल बन चुका होता। वूगी ने एक अस्थिर आवाज में चिल्लाया। जाहिर है, पहले की घमासान लड़ाई के दौरान टाइम यू बाई को फायदा हुआ था। लेकिन क्या तुमने सोचा कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है? हाँ हाँ हाँ। वूगी जोर से सांस ले रहा था, पर फिर जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही वो हंसा, एक तीसरी रैंक 5 पीक स्टेज और अब फूट पड़ी। टाइम यू बाई, क्या तुम्हें इतने सालों में मेरी याद आई? एक उदास और तीखी आवाज दूर दूर तक गूंजी। टाइम यू बाई अपना झटका छुपा नहीं सका। कुमो, सोचा नहीं था तुम भी आओगे। चैप्टर एंड।